नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। बाजार में हमने देखा लगातार दूसरे दिन आज तेजी देखने को मिली, खरीदारी रही। यहां से अब क्या फोकस होना चाहिए आपका? इसके अलावा फोकस करेंगे जी और सोनी की जो मर्जर हुई है उस डील पर भी। क्या फ़ायदा होगा जी के शेयरधारकों के लिए और कैसे समझना चाहिए पूरे मीडिया सेक्टर को, इसके बाद जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा साथ ही साथ हमारे पास होंगे कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी। और सबसे पहले बात करेंगे आज के शेयर बाजार की ही, जहां हमने देखा कि आज कुछ खरीदारी देखने को मिली। आखिरी घंटे में हमने कुछ तेजी भी आते हुए देखी। 16,900 के ऊपर जाकर बाजार निफ्टी फाइनली बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट अच्छा खासा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज शेयरों में हमने तेजी देखी। लेकिन और कौन कौन से वो शेयर थे जिनमें काफ़ी खरीदारी हुई या फिर जिन्होंने दबाव बनाया बाजार पर, इन सब के साथ जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, आज हमने देखा कि दूसरे दिन कारोबारी सत्र था जिसमें कि अच्छी रैली देखने को मिली है। निफ्टी करीब 180 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स में 600 अंकों की मजबूती देखने को मिली और बैंक निफ्टी में करीब करीब 420 अंकों से ज़्यादा की जो मजबूती थी वो आज बैंक निफ्टी में देखी गई है। और चौतरफा खरीदारी हमने देखी। आज हर सेक्टरल इंडेक्स हर निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आए। इनमें सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो आज तेजी थी हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, डीवीज लैब, आइशर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेजी देखने को मिली। और निफ्टी के में जो लूजर्स थे वो थे पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, विप्रो, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली है। आज हम देख रहे थे कि जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स थे वहां पर भी अच्छी तेजी थी। ऑटो शेयरों में हम अच्छा एक्शन देख ही रहे थे, लेकिन आज ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी अच्छा एक्शन था, जिसमें कि मदरसन सुमी, रानी ब्रेक, जेबीएम ऑटो, मिंडा इंडस्ट्रीज, ये ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेजी आज हमने देखी। मेटल स्टॉक्स में काफी दिनों की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं 2 दिनों से काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आज की तेजी में हिंडाल्को, जिंदाल स्टेनलेस, टाटा स्टील और सेल जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज टॉप परफॉर्मर थे मेटल स्पेस से। और हमने देखा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन था। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरा रियल्टी, शोभा, आईबी रियल, सभी में आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और आज क्योंकि बैंकिंग शेयरों का दिन था, प्राइवेट बैंकों ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दी ही, उसके अलावा जो सरकारी बैंक थे वहां पर भी प्रदर्शन काफी अच्छा था, जिसमें कि कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स थे जो कि आज काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। काफी अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली। बिल्कुल, तो कुछ खरीदारी हमने बाजार में आते हुए देखी निचले स्तरों से, और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कुछ खरीदारी चल रही है। एफआईआईज़ की तरफ से भी मदद मिल रही है। लेकिन ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? निवेशकों को किस तरह का अप्रोच लेके चलना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करना चाहिए? 18 आवर स्वदेश पर लगातार हम देश के दिग्गजों से इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और आज हमारी बात हुई एंजल वन के सीएमडी दिनेश ठक्कर से। उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है और डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनियों को आने वाले दिनों में काफ़ी फायदा हो सकता है। सब ब्रोकर मार्केट वुड बी रिक्वायर्ड। आप इंडिया में देखोगे बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। उनको एक रिलेशनशिप पर्सन चाहिए जो हैंड होल्ड करे, जो उनको समझाए मार्केट। और दूसरा एक ग्रुप है, यंग ग्रुप, दे वांट टू गो डिजिटल, सो स्ट्रेट अवे वो डिजिटली जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ इन दैट सब ब्रोकर मार्केट इज आल्सो क्वाइट ह्यूज, एंड it can be a CAGR of 15-20%. But if you look at digital market, their growth is a CAGR of 100%, 120%. So that is hugely underpenetrated. Now, if you look at our model, why we started sub-broking? इतना बड़ा वेटेज का अगर विजिबिलिटी नहीं दिखती, जब एग्जैक्टली बॉटम बन रहा होता है तो ये फियर अपने दिमाग में जरूर होता है। ओके, एंड अगर फियर इंडेक्स, हम जैसे बात कर रहे थे कि बैंकिंग का फियर इंडेक्स स्पाइक कर रहा है, और वो जो एफआईएस का सेलिंग है, जो ईयर एंड पे प्रेशर बुक हो रहा है, उनके बोनसेस वगैरह डिक्लेयर होते हैं, तो किसी का नवंबर एंड होता है, किसी का दिसंबर मंथ एंड होता है, और लास्ट 2 साल में एफआईएस ने, हर मार्केट ने काफी अच्छा पैसा बनाया है। ओके, तो नेचुरल है, इवन 10% नीचे भी बेचेंगे तो भी दे आर मेकिंग गुड मनी। तो उनका कंपल्शंस हो जाता है, उनके अपने इंडिविजुअलिस्टिक कंपल्शंस हैं टू बुक प्रॉफिट। तो वो एक फेस है, हमको उस फेस को समझना है कि जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि अगर एक बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्या हम लोगों का एक यूफोरिक फेज देखा हमने 2018 में? आंसर इज यस। ओके, बैंकिंग में। फिर एक अभी हम कैपिचुलेटिव फेज पे आ रहे हैं। ओके,
कि जब थॉट प्रोसेस भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इतना बड़ा वेटेज हो, तो अभी लोगों का थॉट प्रोसेस भी कैपिचुलेट होना स्टार्ट हो गया है। ओके, और दूसरी तरह अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का मैक्रो इंप्रूवमेंट है, इंडिया के कैपेक्स साइकिल में इंप्रूवमेंट है, तो बिना बैंक्स के तो ये साइकिल प्ले आउट होने वाली नहीं है। ओके, हम लोग कितना भी डिजिटल बात करें, बट अल्टीमेटली वो डीएससी जैसा रोल होगा उनका। बैंक्स तो हमको लगने वाले हैं ना, बैंक्स का रोल तो रहने वाला है। बिल्कुल, तो हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आस्था जैन और विनय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आस्था, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह का डिस्कशन अभी चल रहा था, जिन एक्सपर्ट से हमने सुबह बात की, वो उनका व्यू क्लियर है कि एफआईआई जो पिछले कुछ दिनों से बेच रहे हैं, क्योंकि ईयर एंडिंग हो रही है, उनको बुक्स भी क्लोज करनी है। इनफैक्ट आज जो एफआईआई का आंकड़ा आया है वो तो पिछले कई दिनों में सबसे कम है। 827 करोड़ की बिकवाली की है उन्होंने, 1000 करोड़ के नीचे अब आ गए हैं। क्या माना जाए, ये एक ट्रिगर है बाजार के लिए? यहाँ से उम्मीद करें कि बाई द एंड ऑफ द ईयर ये फिगर पॉजिटिव में हो जाएगा और वो खरीदारी शुरू करेंगे? गुड इवनिंग सौमित्रा जी, बिल्कुल जिस तरह से एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे थे, और एक कारण मेरे को जो लगता है वो ये था कि डॉलर में जो स्ट्रेंथ आई थी, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था कि हम इंडियन मार्केट्स में एक फॉल देख रहे थे। और जिस तरह से अब ये बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, और इंडियन मार्केट्स की बात करें तो डोमेस्टिक जो हमारे फंड्स हैं वहां से भी लगातार इन्फ्यूजन जारी था, तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ये पॉजिटिव रहेगा मार्केट्स के लिए। और जैसे हमने एक बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी देखा है, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से जाते हुए मार्केट हमें एक साइडवेज ट्रेंड में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ ओमिक्रॉन की भी चिंता है। अगर वहां से कुछ पॉजिटिव खबर आती है तो मेरे हिसाब से मार्केट को वो सहारा देगी 17,200 17,300 के ऊपर जाने में। तब तक मुझे लगता है कि एक दायरे का कारोबार हमें देखने को मिलेगा, जो नीचे में रहेगा तकरीबन 16,600 और ऊपर में रहेगा 17,300 400 के आसपास। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव खबर ओमिक्रॉन के फ्रंट पे आती है, प्लस एफआईआईज की भी बाइंग अगर चालू होती है, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में हम एक वापस से तेजी देखेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल वही उम्मीद भी करनी चाहिए कि जिस तरह की बिकवाली पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज ने की है, उसमें कुछ वो रफ्तार तो कम होती दिख रही है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में एफआईआईज कैसा बिहेवियर दिखाते हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, 16,900 इसके ऊपर बंद होने की बात लगातार पिछले कई दिनों से एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे। आपको लगता है ये एक अहम लेवल है? ये इसके ऊपर आज क्लोजिंग हुई है, तो कल यहाँ से एक अपसाइड शायद ये जो हम देख रहे हैं 2 दिन से, वो कंटिन्यू रह पाएगा? जी, गुड इवनिंग सुमित्रो। डेफिनेटली एक अच्छा क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, और स्टॉक स्पेसिफिक तो ऐसा हो सकता है कि तेजी जारी रहे, लेकिन जहां तक इंडेक्स की बात आती है तो अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम निफ्टी के डेली चार्ट्स पे अभी भी इंटैक्ट ही है। जो बेरिश सिनारियो हमने एक ऑल टाइम हाई बनने के बाद देखा था 18,600 के बाद, जितने भी इंटरमीडिएट टॉप बने हैं वो लोअर साइड के रहे हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से टेक्निकली है वो 17,160 का है। 17,160 से लेके 17,200, अभी इसमें हम देखेंगे तो अभी रीसेंट टॉप हमने 17,640 पे बनते हुए देखी थी, और अभी रीसेंट बॉटम जो बनी थी वो करीबन 16,400 के आसपास थी। तो जो 1200 पॉइंट का फॉल आया उसका 61.8% रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो करीबन 17,160 के आसपास आता है। और अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 23 दिसंबर की एक्सपायरी में 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब तक लेवल क्रॉस नहीं होता डिसाइसिवली, तब तक हम एक इनडिसिसिव माहौल में रहेंगे। और मे भी ऐसा हो सकता है जैसे एफआईआईज की सेलिंग भी धीरे धीरे कम हो रही है, अभी न्यू ईयर का माहौल बन रहा है तो थोड़ा कैश में वॉल्यूम भी काफी कम है। आज एनएससी और बीएससी का कैश का वॉल्यूम देखेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज इन दिस कैलेंडर ईयर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक चाल रहेगी आने वाले 4-5 दिनों में। जब तक ये ईयर एंड नहीं होता तब तक इंडेक्स एक रेंज में रहेगा मेरे हिसाब से, अपसाइड में 17,200 और डाउनसाइड में 16,700 के आसपास की एक रेंज बनी रहेगी, और रेंज बाउंड मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं, तो वो आपको एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको एक ट्रेड करना रहेगा। बट आई एम नॉट सीइंग एनी बिग मूवमेंट इन द इंडेक्स इन नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस। करेक्ट। तो 3 से 4 सेशन में तो बहुत मूवमेंट की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो रेंज बताई है यहाँ विनय ने 16,700 से 17,200 के बीच यही बाजार घूमेगा। और आस्था भी वही करेंगी कि कंसोलिडेशन शायद अभी दिखाई दे बाजार में अगले कुछ दिनों में, तो स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। स्टॉक्स पर हम एक एक करके आते हैं। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ ही। जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच मर्जर को मंजूरी मिल गई है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने 90 दिनों के ड्यू डिलिजेंस को पूरा होने के बाद बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। इसका मतलब अब जी और सोनी के बीच मर्जर होगा और सिर्फ ये दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ ही ये डील कर सकती हैं। इसी मंजूरी के साथ सोनी देश का दूसरा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट ग्रुप बन जाएगा।
विलय के बाद जी एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों के पास 45.15% शेयर होंगे, जबकि 50.86% हिस्सा सोनी का होगा। विलय के बाद एसएल ग्रुप का 3.99% हिस्सा होगा। शेयर होल्डर्स को जी में उनके मौजूदा 100 शेयरों के बदले 85 शेयर मिलेंगे। मर्जर पर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, तो फोकस रहेगा ये पूरी इम्पोर्टेंट मर्जर पे और ये अप्रूवल आ चुकी है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाज़ को लेके मंजूरी आई है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुनीत गोयनका वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहेंगे और ये जो कंबाइंड कंपनी रहेगी ये लिस्टेड रहेगी। और अगर देखा जाए तो कैश बैलेंस इस पे भी लगभग $1.5 बिलियन का जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ओवरऑल। अगर उसकी शेयर होल्डिंग देखें मर्जर के बाद तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सोनी का जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पे है, हम देखेंगे। और जो प्रमोटर्स हैं एसएल ग्रुप के उनका लगभग 4% का जो है प्रमोटिंग होल्डिंग देखा गया है। आप देख सकते हो जो पब्लिक का है जो रिमेनिंग है उसमें ऑलमोस्ट 45% स्टेक है पब्लिक का। अब फंड इन्फ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर को लगभग 1101 करोड़ रुपए मिलेंगे सोनी की तरफ से नॉन कम्पीट के लिए और यही सेम अमाउंट जो है इस नई कंपनी में इन्फ्यूज़ यही प्रमोटर्स करेंगे 300 रुपये प्रति शेयर पे। और अगर टोटल इन्फ्यूजन के आंकड़े देखें तो वो लगभग 9000 करोड़ के लिए आएंगे। ये फंड इन्फ्यूजन को आप ऐड कर लेते हैं और अगर 300 रुपये प्रति शेयर पे हम जाएं तो जो कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू है वो लगभग 52,089 करोड़ रुपीस होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फिगर्स है। और याद रखिए शेयर होल्डर्स को क्या मिलेंगे जी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 शेयर्स आपको मिलेंगे सोनी के हर 100 शेयर्स जी के। और याद रखिए ये जो सारे शेयर्स रहेंगे ये कंबाइंड एंटिटी के रहेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आप नोट कर सकते हैं। और जी सोनी के जो मर्जर के आगे की जो रैशनल है मेनली ये है कि जो सोनी है वो उनके 2 पोर्टफोलियो गेमिंग और आपके स्पोर्ट्स चैनल इनको जो है बढ़ावा देंगे। और याद रखिए जी का ऑलरेडी इंटरटेनमेंट स्पेस पे बहुत अच्छा कंटेंट है, तो एक टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट सिनर्जीज आ सकता है। और सिनर्जी से बात करें तो क्या ओवरऑल आइडेंटिटी दिखती है, क्या कंबाइंड आइडेंटिटी दिखती है, क्या आंकड़े रहते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ की। तो सबसे पहले चैनल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल चैनल्स अगर देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 75 चैनल्स इन दोनों को अगर जोड़े तो देखने को मिलेगा। और कंट्रीज़ का जो रीच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ऑलमोस्ट 173 कंट्रीज़ का जो है ओवरऑल जो रीच देखने मिलेगा। और जो अगर देखें दर्शकों के ऊपर फोकस करें तो देखें तो लगभग 130 करोड़ दर्शक का ओवरऑल जो है इनका मार्केट एक्सपोजर देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है आपके मार्केट शेयर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लगभग 26% का मार्केट शेयर देखने मिलेगा। और इनके जो फेमस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो आप OTT में देखते हैं वो आपके जी के हैं ZEE5 और आपके जो सोनी के हैं सोनी लिव पे है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है स्पेशली आपके जो ग्लोबल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को लेके यहाँ पे भी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत एक्शन देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो आपके बड़े बड़े डील्स हुए थे पिछले 2 साल में, यहाँ देख सकते हैं अमेजॉन MGM का ऑलमोस्ट $8.5 बिलियन का रहा है, वार्नर डिस्कवरी का $43 बिलियन पे रहा है और डिज्नी और फॉक्स स्टूडियोज सबसे बड़ा डील था ऑलमोस्ट $71 बिलियन का रहा है। अब याद रखिए जब ये डील हुई थी डिज्नी और फॉक्स स्टूडियोज़ की तो ऑटोमेटिकली जो हॉटस्टार OTT स्पेस का आपके प्रोडक्ट है वो भी जो है डिज्नी के अंडर आ गया था। और आखिर में वाईकॉम CBS की भी बात कर लेते हैं जहाँ पे लगभग $12 बिलियन का डील हुआ था। बिल्कुल आस्था, इस डील को स्टडी कर पाई हैं आप? मोटे तौर पर ये दिखाई देता है कि सबसे बड़ी कंपनी बनेगी जब सोनी और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, माफ़ कीजिए, एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में। और जी का शेयर ऐसे कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब यहाँ से री-रेट हो जाएगा। आपका क्या व्यू है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ इस डील को लेके क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ये डील हुई है। जहाँ पे ज़ी कम पड़ रहा था वहाँ पे सोनी उसकी खाना-पूर्ति करता हुआ नज़र आएगा। लाइक देखा जाए तो ज़ी जो है वो स्पोर्ट्स में नहीं था, किड्स चैनल में नहीं था, तो सोनी वहाँ पे भरपाई करता हुआ नज़र आएगा। और वहीं अगर सोनी की बात करें तो सोनी की रीच जो गाँवों में है, रूरल रीच है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि ज़ी की है। तो रीच के हिसाब से सोनी को एक बड़ा यहाँ पे एक दिशा मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही
बढ़िया डील है, पूरे सेक्टर एज अ होल के लिए पॉजिटिव है और स्पेसिफिकली जी के लिए। दूसरी तरफ जिस तरह से जी एंटरटेनमेंट ने यहाँ पे जो नतीजे पेश किए थे वो भी बेहद मजबूत थे, जो जताते थे कि एड रेवेन्यूज के चलते काफी बढ़िया रिकवरी हमें इस पूरे सेक्टर में देखने को मिली है। इनफैक्ट डीबी कॉर्प ने भी यहाँ पे काफी बढ़िया नतीजे पेश किए थे। तो जी एंटरटेनमेंट में मैं अभी काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। इनिशियल टारगेट्स तो अभी 375 के रहेंगे, बट उसके बाद 400 तक के भी लक्ष्य लॉन्ग टर्म में हमें ये काउंटर दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करने की राह रहेगी, कोई भी डिप्स आते हैं तो। खरीदारी करने की राह है यहाँ पर, कोई डिप्स मिले तो। विनय, आपने अगर देखे हो जी के जो ग्रुप के जो बाकी शेयर हैं, चाहे हम जी एंटरटेनमेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, जो हमने देखा कि आज ग्रीन में जाकर बंद हुआ, लेकिन डिश टीवी एक और स्टॉक जो अच्छा खासा पॉजिटिव मूव के साथ बंद हुआ। जी लर्न में हमने कुछ दबाव जरूर देखा, जी मीडिया, ये जो स्टॉक्स हैं सारे जी ग्रुप के, क्या आपको लगता है इनमें से किसी में कोई मूव आया हो इस खबर के चलते ही सही, चाहे जहां पर नई पोजीशन ली जा सकती हो? डिश टीवी की अगर बात करें तो पहले तो ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है और अभी रिसेंटली उसके 4 रुपीस का लो था अप्रैल 2020 में, और 4 रुपए से लेके 18 रुपए तक की इसमें रैली आई है। नो डाउट जी में डेफिनेटली जितनी स्ट्रेंथ है उस वैसी स्ट्रेंथ हम कहीं ना कहीं जी लर्न और डिश टीवी में नहीं देख रहे हैं, और ये प्योरली इसमें डिलीवरी बेस ही काम करना होता है, इसीलिए इतना वॉल्यूम्स भी इतने जनरेट नहीं होते हैं। बट चार्ट डेफिनेटली जी एंटरटेनमेंट का ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर जी एंटरटेनमेंट 360 के ऊपर टिक जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट आता है टेक्निकल टारगेट वो 414 का आता है, और 414 के ऊपर भी टिक गया तो फिर नेक्स्ट जो मीडियम टर्म टारगेट रहेगा 485 का करीबन दिख रहा है। तो कन्विंसिंग चार्ट तो अभी जी एंटरटेनमेंट के दिख रहे हैं। डिश टीवी के चार्ट्स इतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं, जीलन के भी इतने कन्विंसिंग नहीं, हालांकि काफ़ी छोटी कंपनी है ये और काफ़ी कम वॉल्यूम होता है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से इसमें टेक्निकल कॉल जनरेट नहीं कर सकते हैं। बट आप मीडिया सेक्टर की बात करेंगे तो ओवरऑल मीडिया सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो वन ऑफ द स्टॉक इज जी एंटरटेनमेंट। 360 के ऊपर जाता है तो 414 का इमीडिएट टारगेट मुझे दिख रहा है। के ऊपर जाता है तो 414 का टारगेट, जी एंटरटेनमेंट पर ही फोकस करना बेटर रहेगा। वो एक स्टॉक है जो अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। विनय, एक स्टॉक और जो बाजार को लगातार 2 दिन से सपोर्ट कर रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रिलायंस पिछले 2 दिनों से रनअप दिखा रहा है, निफ्टी को इनफैक्ट वही आगे लेके जा रहा है, बहुत बड़ा वेटेज है उसका। क्या लगता है आपको, ये जो लेवल्स अभी आए हैं रिलायंस में, 2500 के लेवल आने वाले दिनों में दिख सकते हैं एक बार फिर से? सुमित्रा, जब 15 दिसंबर को यानी लास्ट वीक में हम जब मिले थे तब मैंने रिलायंस पे एक शॉर्ट टर्म बेरिश व्यू दिया था। तब करीबन लेवल 2375 के करीबन था। उसके बाद हमने स्टॉक को नीचे लो बनाते हुए देखा, जो लो था 2247 का। बट जो अभी रिसेंटली जो लो बना है वो उसको 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट बोल सकते हैं, जहां से ये रिवर्स हुआ है। तो काफ़ी अहम सपोर्ट है, वहां से ही इसने रिवर्सल दिखाया है। तो अभी भी हम जानते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स के आंकड़े आए थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट में अगर थोड़ी बढ़ोतरी आगे आती है तो रिलायंस इंडस्ट्री का अच्छा खासा परफॉर्मेंस और लीडरशिप रह सकती है। तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखते एक ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो अभी रिसेंट लो बना था 2250 के करीबन, वो आप एक स्टॉप लॉस के तौर पे रखिए। और अपसाइड में मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है करीबन 2490 2500 जो प्रीवियस टॉप का लेवल है। तो एक प्योर ट्रेडिंग बेट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है, जो नेगेटिव बोल सकते हैं, मार्केट भी अनसर्टेन है, फिर भी मैं एक पॉजिटिव बायस की तरफ देख रहा हूं। और 2250 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा अपसाइड की टारगेट आप डेफिनेटली गुंजाइश है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2250 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, वो बहुत अहम है यहाँ पर। वहाँ से अगर आप ट्रेड करना चाहें तो उस स्टॉप लॉस 2250 स्टॉप लॉस के साथ 2500 के लेवल रिलायंस आपको दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो वो एक स्टॉक है जो कम मूव होता है, लेकिन जब मूव होता है तो पूरा मार्केट अपने साथ लेके चलता है, उस पर फोकस कर सकते हैं आप। चलिए प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, जहां हमने मुंबई के मेट्रो ब्रांड्स की लिस्टिंग आज बाजार में देखी, कुछ निराशाजनक रही। राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली एक कंपनी जो है उसका इशू प्राइस से ये करीब 13% नीचे लिस्ट हुई है। मेट्रो ब्रांड के शेयर बीएसई पर 436 पर खुले, जबकि इसका इशू प्राइस 500 रुपये था। वहीं एनएसई पर इसके शेयरों की लिस्टिंग 437 रुपये पर हुई है। इसके अलावा सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के आईपीओ का आज बाजार में दूसरा दिन है। दूसरे दिन इसका इशू 66% से ज़्यादा भरा है। कंपनी के आईपीओ के लिए 23 दिसंबर तक बोली लगाई जा सकती है। इस कंपनी ने इशू प्राइस 205 से 216 रुपये तय किया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आस्था के पास चलते हैं। आस्था हमारे लिए पहले भी आईपीओस पर और न्यू लिस्टिंग्स पर अपना व्यू देती आई हैं, अच्छे से फॉलो करती हैं आस्था। मेट्रो ब्रांड्स
काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। एक एक करके बात करते हैं। तो मेट्रो ब्रांड्स में हमने देखा कि लॉस ही बनाया पहले दिन तो लोगों ने, लेकिन आपको लगता है कि अगर किसी को ये शेयर मिला है तो उसे होल्ड करना चाहिए फिलहाल? जी सौमित्रा बिल्कुल। और देखा जाए तो जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने उसको अपनी रैंकिंग में नीचे रखा था। मेरी रैंकिंग में टॉप था मैपमा इंडिया का, और उसके बाद मैंने डेटा पैटर्न्स पे भी काफी जोर दिया था, क्योंकि मेट्रो ब्रांड काफी बढ़िया कंपनी है। मुझे खुद काफी कंपनी पसंद आई है क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट में है और इनके जो रियलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा है, बाटा से भी ज्यादा है। लेकिन जो प्रॉब्लम लग रही थी वो सिर्फ वैल्यूएशंस को लेके लग रही थी, क्योंकि वैल्यूएशंस ये काफी ज्यादा हाई लग रहे थे। 150 के पी मल्टीपल पे ये आ रहा था, जो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं दे रहा था, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी उस पे। आज अगर जिन्होंने अलॉटमेंट जिनको मिले हैं और जिन्होंने लगाया है उनको मेरी राय रहेगी निराश होने की जरूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा सॉलिड है। मेरे हिसाब से 550 तक के भी लेवल्स हमें इस काउंटर में देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे उन्हें होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकलने की जरूरत नहीं है। 550 तक के लेवल्स आराम से ये काउंटर दिखाएगा, प्रोवाइडेड होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। करेक्ट, होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो 550 तक भी जा सकता है ये शेयर, जिसको ये शेयर मिला आईपीओ में, और आज वो जब लिस्टिंग हुई तो देख के अगर आप निराश हो रहे हैं तो आस्था का कहना है कि अपना हौसला मत खोइए, ये शेयर 550 तक भी जा सकता है। चलिए, शो में वक्त हो गया है जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज़ आपके साथ आज शेयर करेंगे। वक्त हो गया है वीआईपी शेयर का। विनय, आपसे शुरुआत करेंगे। बाजार हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से अब रिकवरी तो दिखा रहा है। ऐसे बाजार में कौन से स्टॉक्स पर बेट करेंगे आप? सुमित्रो, मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, और मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। तो उसमें से ही मैंने एक स्टॉक चुना है, नेशनल एल्यूमिनियम, एक पीएसयू मेटल स्टॉक है, और अच्छे खासे कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आते हुए देखे, और काफी कम स्टॉक थे जो आज वॉल्यूम के साथ बढ़े हैं। तो उनमें से एक स्टॉक था नेशनल एल्यूमिनियम, जो 103 रुपए के आसपास है। हम कॉमोडिटी बाजार में भी आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स में काफी सारे बेस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा एल्यूमिनियम के बढ़ोतरी का फायदा नेशनल एल्यूमिनियम को भी हो सकता है। तो उसको आप लेके चल सकते हैं। 103 के करीबन स्टॉप लॉस आप 99 पे लगाइए, और अपसाइड में 109 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 2 से 4 सेशन का रहेगा। जो दूसरी पिक है जो मुझे अच्छी लग रही है वो है सीसीएल प्रोडक्ट। ये स्टॉक ने अच्छा खासा रेजिलिएंट मूव दिखाया है। जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी पिछले दिनों, तभी ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी और अपने लेवल्स होल्ड किए थे अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आज भी इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई और अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी हुए हैं। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स में आप लॉन्ग करके चल सकते हैं 403 पे। स्टॉप लॉस 387 पे लगाना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और अपसाइड में 422 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी जो आपका जो नजरिया है ट्रेडिंग का, वो 2 से 4 सेशन का होना चाहिए। 2 से 4 सेशन के लिए 2 बेहतरीन आइडियाज़ यहाँ पर लेकर आए हैं विनय। सीसीएल प्रोडक्ट्स, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही मेटल्स अगर आपको पसंद आते हैं तो नाल्को पर नजर डालिए, वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। आस्था, आपके भी कुछ आइडियाज़ होंगे जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें आज? जी बिल्कुल सौमित्रा, सबसे पहले तो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस पसंद आती है, तो वहां पे बाइंग की सलाह रहेगी। कोई भी डिप आता है 2065 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर आने वाले समय में दिखा सकता है। और दूसरी तरफ परसिस्टेंट सिस्टम भी मुझे काफी पसंद आता है, और वहां पे भी मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। 4750 तक के लेवल्स भी हमें ये काउंटर पोजिशनल तौर पे अगर कोई यहाँ पे बेट करना चाहे तो वहां पे भी कर सकता है। तो दोनों ही काउंटर मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। करेक्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर भी आप खरीदारी की राय लेकर चल सकते हैं। और साथ ही साथ दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस, यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे तो आने वाले समय में आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। बाजार के साथ चलता हुआ ही दिखाई दे रहा है ये पूरा आईटी स्पेस भी। चलिए, इस फिलहाल शो में इतना ही वक्त है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और विनय आज शामिल होकर चर्चा करने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज़ देने के लिए। कल की तैयारी में मुझे और मेरी टीम को भी दीजिए इजाज़त। ब्रेक